एक सिग्नल क्यों आ रहा है? ये जी हमने कुछ एक्सेल के फीचर्स देखे थे। ऑटो फिल करा, फ्लैश फिल करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करा, ठीक है जी। फिर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करा, एडवांस फिल्टर करा, डेटा वैलिडेशन करा। ये सारे एक्सेल के फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्सेल के अंदर, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, ठीक है जी। बहुत सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसे भी फॉर्मूलाज फंक्शंस होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता है, पर हम उनको वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज जो होते हैं ना आपके पास यहाँ पे सारे के सारे इधर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। कि ये कुछ ऑटो सम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल फॉर्मूलाज है, फिर लॉजिकल फॉर्मूलाज है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लुकअप रेफरेंसेस है, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो अगर हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, तो हम इनमें से देखो कौन कौन से करने वाले हैं जो हमें मोस्ट प्रोबेबली रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है जी। जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, यूज नहीं होते हैं, बहुत कम रेयरली यूज होते हैं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जितने हमारे काम के वो डिस्कस करने वाले हैं हम सारे के सारे। और अगर बाय द एंड ऑफ कोर्स टाइम बचा, ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में नहीं भी इंक्लूडेड वो भी करा दूंगी अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है फॉर्मूला, एक आता है फंक्शन। तो क्या मुझे बता सकते हैं कोई फॉर्मूला क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है? एनीवन? फॉर्मूला में एक ऐसी कोड होते हैं उसकी वजह से हम्म। और फंक्शन? देखो जी क्या होता है, ये किससे आवाज आ रही है? अंदर से ही आ रही है बाहर से आ रही है? अरे यार ये तो सिर दुखने ला देगी। हम्म। इधर से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही है? एक हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ये बंद हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एक एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन के अंदर हमने बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ना इधर दो सेल्स में कुछ डेटा है, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है,
मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे A1 में P1 को प्लस करके इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है जी, जो मैं यहाँ पे एक ऐसा सा एक्सप्रेशन लिख रही हूँ जिस एक्सप्रेशन में मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं, ये हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली कि क्या ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म करने हैं, कौन से सेल्स हमें चाहिए, किस चीज को डिवाइड मल्टीप्लाई, सारा कुछ एक ही फॉर्मूला के अंदर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। और ये जो मैंने एक बार फॉर्मूला बना दिया, मैं चाहूँ तो मैं इसको बाद में एडिट भी कर सकती हूँ, मुझे प्लस नहीं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला में बेसिकली हम पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि कौन से सेल्स पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके रिजल्ट के ऊपर आगे कुछ करना है या नहीं करना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम अपनी तरफ से खुद से बनाते हैं, ठीक है जी। देखो क्या है, जो फॉर्मूला होता है उसको इन फ्यूचर एडिट भी करा जा सकता है, बट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला जिसको एक फिक्स्ड पर्पस, फिक्स्ड मीनिंग दिया गया है, वो सिर्फ वही टास्क परफॉर्म कर पाएगा उसके। अब जैसे ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूला को मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे डिवाइड नहीं कराना है, मुझे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, मैं एडिट कर सकती हूँ। बट फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एक ऐसा प्री डिफाइंड फॉर्मूला होगा जिसको एक स्पेसिफिक टास्क असाइन है और वो उस टास्क के अलावा कोई भी दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है जी। फॉर्मूलाज बेसिकली एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की बात करें, फॉर्मूला हम खुद से बनाते हैं, फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल, ठीक है जी। क्लियर है जी इतनी बात, फॉर्मूला फंक्शन का क्या डिफरेंस होता है। अब आप चाहे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी कॉलम में आपको वो अप्लाई करना है, आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा सबसे पहले, चाहे फॉर्मूला लगाना है चाहे फंक्शन। इक्वल टू का मतलब है कि इस इक्वल टू के बाद वट एवर इज रिटन उसकी कॉम्प्यूटेशन करके, उसको कंप्यूट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको इस सेल में लिखना है इंस्टेड ऑफ वट एवर इज बींग रिटन। अगर मैं इसके अलावा, इसके बिना लिख दूं कि मुझे ये ऐसी सी चीज चाहिए, ये देखो पहली बात तो हम इधर रेफरेंस ही नहीं पास कर पा रहे हैं, राइट। तो फॉर्मूला के केस में या फंक्शन के केस में सबसे पहले इक्वल टू लगाया जाता है, देन ओनली हमारे पास ये सेल रेफरेंसेस वगैरह पास करना जो होता है ये पॉसिबल होता है, ठीक है जी। दूसरी चीज देखो, सबसे पहली चीज तो हमने ये देख ली है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन। गंदी होती है। देखो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, फॉर्मूला जो होता है हम खुद से लिखते हैं कुछ एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस भी ऐड करे जा सकते हैं, बट जो फंक्शन होता है वो प्री डिफाइंड होता है और हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक टास्क असाइंड होता है, वो फंक्शन सिर्फ वही टास्क करेगा, ठीक है।
जो फॉर्मूला का पर्पस होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसमें एडिशन लगा दो, सब्ट्रैक्शन लगा दो, जैसे सभी जो भी चाहिए हमने मॉडिफाई कर दिया। बट जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को जो टास्क असाइन करा गया है वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेगा। हम अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। कि मेरे पास एक प्री डिफाइंड सम फंक्शन आ रहा है तो मैं इसको ये बना दूं कि ये चीजों को मुझे माइनस करके देने लग जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। This is the second difference between formula and a function. ठीक है जी, इतना नोट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला तो अप्लाई करके देख लिया कि कुछ भी मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन परसेंटेज निकालनी है, रेशियो निकालनी है, कुछ भी जो जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं बिल्कुल वैसे ही लगा दे रहे हैं, ठीक है जी। अब एक्सेल के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो सबसे मेन टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारे काम आते हैं उनमें से सबसे पहले है न्यूमेरिकल फंक्शंस, जो डेटा क्लीनिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के काम आते हैं। न्यूमेरिकल के बाद आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले, ठीक है जी। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल फंक्शंस क्या है, जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करके देंगे, ठीक है जी। उनको न्यूमेरिकल फंक्शंस बोला जाता है, राइट। अब ये देखो बेसिकली ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, ठीक है जी। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं। एक और चीज, जब हम कोई फंक्शन में रेफरेंस पास करते हैं या वैल्यू पास करते हैं, बेसिकली पहले फॉर्मूला में। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है जो कि क्या कराएगा, यहाँ पे लेफ्ट पे जितनी भी वैल्यूज है इन सबका सम कराएगा। तो फॉर्मूला के केस में क्या करा जाता है, रेफरेंसेस, और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो खुद से हमें लगाना पड़ता है ऑपरेटर, प्लस सबको ऐड करना है, खुद से मैं ऑपरेटर लगा रही हूँ, राइट। बट अगर यही चीज मैं फंक्शन के साथ करूं, ठीक है जी, तो ये एडिशन कराने के लिए, सम कराने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है सम। जब हम एक फंक्शन को यूज करते हैं ना, देखो जब फंक्शन को यूज करा जाता है यहाँ पे नीचे उसका सिंटेक्स आ जाता है कि वो फंक्शन क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है। अब वो वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक नंबर 1 प्रोवाइड करा जाए, देन कॉमा लगा के नंबर 2 प्रोवाइड करा जाए। फंक्शन के अंदर हम खुद से ऑपरेटर नहीं बताते हैं कि प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। फंक्शन के केस में जब रेफरेंसेस पास करी जाती हैं उन रेफरेंसेस को कॉमा सेपरेटेड वे में पास करना होता है, मतलब कि ऑल द वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ठीक है जी। इसने भी सेम ही काम करा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली जो हम सम फंक्शन लगा रहे हैं ना, इसके अंदर भी 3 टाइप से वैल्यूज पास करी जा सकती हैं। कि सबसे पहले तो आप मैनुअली वैल्यू ही पास कर दो, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यूज कौन ही पास करेगा, और अगर इन केस ये वैल्यू चेंज हो गई ये फिर से अपडेट नहीं हो पाएगा। ये हमने फॉर्मूला के केस में भी देखा था ना। दैट इज वाई यहाँ पे वैल्यूज की बजाय प्रेफर करा जाता है सेल रेफरेंसेस को, कि सेल रेफरेंस पास कर देते हैं, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। क्यों बेटर ऑप्शन, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर ये सेल रेफरेंस के अंदर वैल्यू पास भी चेंज भी हो रही है, दैट चेंजेस विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शन एज वेल, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एक करके सेल रेफरेंसेस देने की बजाय जो दूसरी तीसरे मेथड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेंज, रेंज ऑफ सेल्स। पहले मैं अकेली वैल्यू लिख रही थी A1 कॉमा A2 कॉमा A3। अब हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक इकट्ठी रेंज भी पास कर सकते हैं, वो भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो फंक्शन के अंदर चाहे आप वैल्यू पास करो, चाहे आप सेल रेफरेंस पास करो, चाहे आप रेंज पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी।
देखो सबसे पहले बड़े सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, जैसे सम है, ऐसा ही हमारे पास प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है जी। तो देखो जब आप ना किसी भी फंक्शन के ऊपर होवर करते हो, देखो यहाँ पे आपको उसका पर्पस भी पता चल जाता है। मल्टीप्लाई ऑल द नंबर गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है जी। ये सारे नंबर्स इसके अंदर पास कर दिए, मुझे इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो आई गॉट द प्रोडक्ट। तो पहला सम हो गया मैथमेटिकल जो होता है, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास अगला आता है काउंट, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई चीजें किसी वैल्यूज को काउंट करना है, तो देखो मैं चाहे एक एक करके रेफरेंस पास कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, ये एरर्स भी समझाऊंगी कौन क्या एरर्स होते हैं, या मैं पूरी की पूरी रेफरेंस पास कर दूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने रेफरेंस पास कर दी, इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया यू हैव 5 वैल्यूज, ठीक है जी। बट देखो काउंट में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मेरे पास प्रोडक्ट के नेम्स आ रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट के नेम्स काउंट करने हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब अब सम तो हमें पता है कि मैथमेटिक नंबर्स का ही होगा, प्रोडक्ट हमें पता है नंबर्स का होगा, टेक्स्ट नहीं हो सकता। पर काउंट तो हम वो भी कर सकते हैं ना जो नॉन टेक्स्ट, सॉरी मैथमेटिकल डेटा नहीं है, जो नंबर्स नहीं है ना। काउंट तो टेक्सुअल डेटा को भी करा जा सकता है। मुझे देखना है मेरे पास कस्टमर्स के कितने नेम्स आ रहे हैं, मुझे देखना है मेरे पास सेल्स आईडी कितनी आ रही है, वो सारा टेक्सुअल डेटा होगा, राइट। पर अगर मैं ऐसे टेक्सुअल डेटा को काउंट फंक्शन के अंदर पास करूंगी ना, ये रहा हमारा टेक्सुअल डेटा, तो देखो इसने रिटर्न करा 0। ये काउंट का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली नंबर्स को ही काउंट करता है, वो टेक्सुअल डेटा को काउंट नहीं करता है, ठीक है जी। तो इस काउंट की जगह हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है, काउंट ए। ये काउंट ए फंक्शन क्या करेगा, इसमें चाहे आप मैथमेटिकल डेटा डाल रहे हो, चाहे आप इसमें टेक्सचुअल डेटा डाल रहे हो, ये सबको काउंट करेगा, ठीक है जी। तो जब भी आपने टेक्सचुअल डेटा को काउंट करना है, उस केस में क्या यूज होगा, काउंट ए यूज होगा, क्योंकि काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। क्लियर है जी ना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला फंक्शन जो आता है दैट इज राउंड, ठीक है। अब ये देखो राउंड फंक्शन क्या करता है, इसके ना डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना साइड बाय साइड प्लीज नोट करते जाओ, अभी तो चलो हम सिंपल ही कर रहे थे। नो भाई कर लिए जितना नोट। नेक्स्ट वी हैव राउंड। अब राउंड फंक्शन क्या करेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक सबसे पहले ऐसा सा कुछ डेटा लिख लेती हूँ, राइट। देखो राउंड फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले तो एक वो पास करना है नंबर जिसको हम राउंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें पास करना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद हमें चाहिए, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे एक मिनट, इसने अगर मैं इसको 3 कर दूं, ये देखो
ये देखो जी, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो पास करी जाती है वो क्या होती है कि मुझे मेरा नंबर कौन सा है। तो मेरा नंबर कौन सा है, ये वाला है 9087 पॉइंट, ये पूरा का पूरा रेफरेंस पे पास कर दिया। देन मुझे डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए थे। अब अगर हम पूरा नंबर चेक करें 987 है, अब वो 87 को राउंड करके क्या बना देगा, क्योंकि 87 जो है ऑब्वियसली वो 90 बनेगा, 80 थोड़ी ना बनेगा। इतना तो राउंड ऑफ का सबको पता है ना, कि 5 या 5 से आगे का जब डिजिट होता है तो वो एक आगे जाता है वरना पीछे आता है। ठीक है, तो ये देखो इसने क्या बना दिया, डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट दिए हैं। ठीक है जी, और क्या कर दिया यहाँ पे 987 को क्या बना दिया, 990 बना दिया। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे ये इसने खुद ही से इसको ये क्यों बना दिया। अच्छा, ये देखो इसने बना दिया उसको 91, मुझे 2 डिजिट्स ही चाहिए थे। तो राउंड ऑफ करने के बाद 912 से तो ऑब्वियसली 91 ही बनेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ और होता, सपोज 919 है, तो उस केस में उसने क्या बना दिया, 92 बना दिया। ठीक है, तो ये राउंड है, बेसिक सा फंक्शन है, कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिमिलरली हमारे पास इसी राउंड के दो और भी वो होते हैं, एक होता है राउंड डाउन। ठीक है, हमेशा ये राउंड डाउन ही करेगा, मतलब इसको ये फर्क नहीं है कि वो पॉइंट वाला डेसिमल वाला वाला 5 या 5 से ऊपर है या नहीं है, ये हमेशा राउंड डाउन ही करेगा। देखो इवन दो यहाँ पे इसी वैल्यू के ऊपर जब मैंने राउंड लगाया था तो 92 बन गया था, पर यहाँ पे आके वो क्या बन रहा है, 91 ही बन रहा है। ये राउंड डाउन का काम होता है। सिमिलरली हमारे पास राउंड अप भी होता है। राउंड अप का काम होता है हमेशा एक नंबर आगे ही जाना, चाहे ये कम ही क्यों ना हो। ये देखो जी, एक मिनट यार, यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ। ये मेरा नंबर है जिसको हम राउंड कर रहे हैं। इस पे ये राउंड फंक्शन लगाया जा रहा है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही लगा रही हूँ सब पे। ठीक है जी, देखो राउंड ने अपना काम सही से करा है। 987 को 99 बना दिया, 912 को 91 ही रहने दिया, क्योंकि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए थी। अब अगर मैं यहाँ पे राउंड डाउन लगा दूं, ये देखो 98 से बनना था एक्चुअल में 99, पर उसने क्या बना दिया, 90 बना दिया। वो एक आगे नहीं लेके गया, वो पीछे ले आया उसको। तो 98 से 90 बना दिया, वो उसको 99 की तरफ नहीं लेके गया। तो जीरो पीछे वाला हटा दिया जाता है, दैट इज वाई हमें सिर्फ 98.7 ही दिखाई दे रहा है। चलो ये तो सही काम कर रहा है राउंड डाउन जैसे करने का, क्योंकि 91 से तो 91 ही रहेगा ना, 912 से तो बेसिकली। सिमिलरली अगर राउंड अप लगा दें, ये तो एक आगे जाएगा ही, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट भी ऐसे ही है। पर वो 912 को भी उसने क्या बना दिया, 92 बना दिया। ठीक है, 91 बना। ये होता है राउंड डाउन एंड राउंड अप का काम। कर लो इतना नोट।
हो गया जी इतना। करें आगे। नेक्स्ट ऐसा सा ही हमारे पास एक और भी फंक्शन आता है, दैट इज इंट। इंट उसका इंटीजर बना देता है, मतलब एक होल नंबर बना देता है। डेसिमल से क्या करेगा, होल नंबर बना देगा। ठीक है, और वो राउंड ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं करता है, बस डेसिमल वाला पार्ट पीछे से हटा देगा, जो हमारा आगे वाला होल नंबर वाला पार्ट होगा वो हमें दे देगा। क्योंकि देखो, अगर मैं इस 97.987 को एक्चुअल में इंटीजर बनाती राउंड ऑफ करके, तो ऑब्वियसली ये 88 बनता ना, क्योंकि पीछे 987 है। बट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ऐसा सा कुछ भी नहीं देखता है। उसके अंदर हमें फंक्शन वैल्यू को पास करना है, वो पूरा का पूरा डेसिमल वाला पार्ट हटा देगा और हमें रिटर्न कर देगा। धन्य जी। नेक्स्ट हमारे पास अगला फंक्शन आता है एब्सोलूट। एब्सोलूट फंक्शन, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी है ना, चलो इसको इधर इधर लगाते हैं। अगर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी, जब हमें किसी नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव निकालना होता है ना, उसके लिए ये एब्सोल्यूट काम आता है। कि किसी वैल्यू में गलती से नेगेटिव लग गया है, या फिर हम लॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल निकाल रहे हैं, नेगेटिव्स आ रही है, उन नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाना है, दैट इज वेयर वी यूज दिस एब्सोल्यूट फंक्शन। अगले देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड। मॉड क्या करता है जी? हम्म, मॉडुलस। मॉड किसको बोला जाता है? किसमें? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखो, मॉडुलस होता है जब दो नंबर्स को डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, मॉडुलस उसको रिटर्न करता है। देखो मैंने यहाँ पे मॉडुलस का, जब हम ये भी कर रहे हैं ना, फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, तो देखो हम फंक्शन भी लिख रहे हैं, दो चीजें पूछी जा रही है, एक नंबर कि कौन सा नंबर है, दूसरी चीज डिवाइजर, उस नंबर को डिवाइड किससे करते हैं। ठीक है, तो मैं 100 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? अरे रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर किसको बोला जाता है? क्यों नहीं आएगा? अच्छा, हाँ, कितना क्यों नहीं आएगा? रिमाइंडर तो आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है बेसिकली। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। मॉडुलस क्या करता है? इट रिटर्न द रिमाइंडर, दो नंबर को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिटर्न करके दिखा। ठीक है जी। अभी के लिए हम सिर्फ फंक्शंस कर रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के बारे में हम आगे जाके इनको यूज भी करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल डेटा सेट्स पे ये सारे फंक्शन काम कहाँ आने वाले हैं हमारे। ठीक है जी। इसके बाद एक मिनट और देख लूं और कौन से होते हैं जो मैंने नहीं कराए। आउच।
तो सेम काम बाकी सारे जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं इतने ही होते हैं। ठीक है जी, के आ रहे हैं साइन कॉस, पता है इसमें और भी है, देखो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सम है, स्क्वायर रूट पता है क्या होता है? अरे यार स्क्वायर रूट बता देता है, मैंने 144 पास करा, उस 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12, इसने हमें 12 रिटर्न कर। ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट फंक्शन काम करता है। अब मैं आपको एक शीट भेजती हूँ, उसके ऊपर आपने ये मुझे सारे फंक्शन अप्लाई करके दिखा देना। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट जी, मैं देख लूँ एक बार, ये सारे फंक्शंस अप्लाई करके देखने हैं, ठीक है। ये देखो जी, क्वेश्चन उसके साथ करो फटाफट।
ओके जी, सारे सिंपल है। ओके कंप्लीट। कहते हैं कर लो फिर बात। हाँ जी, अरे यार एवरेज नहीं बताया ना मैंने आपको। इसमें जैसे मैक्सिमम तो स्क्रैप और कांच को कंबाइन करते हैं। एक मिनट
सम हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज जो फॉर्मूला होता है वो पूरा ही लिखा जाता है। ठीक है जी, पहले तो सारे मंथ्स की एवरेज प्राइस निकालना था, तो ये पूरी रेंज बताती हूँ। ठीक है जी, ये भी पूरी रेंज एंड ये भी पूरी रेंज, तीनों की तीनों रेंजेस पास कर देनी थी। इससे क्या हो जाता, सभी मंथ्स में से एवरेज प्राइस जो है वो आ जाता। सिमिलरली जब सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स ऑफ जनवरी मंथ करने थे, तो हमें क्या करना पड़ता, मैनुअली जो एप्पल्स ऑफ जनवरी है, यही है जनवरी मंथ, ये इसके अंदर जो भी एप्पल्स खरीदे गए हैं, ठीक है जी, ये पास करनी है। तो ये एवरेज ऑफ एप्पल्स ऑफ जनवरी मंथ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज परचेज प्राइस ऑफ कीवी अक्रॉस ऑल मंथ्स। तो अभी कीवी चाहिए हमें सारे महीनों के। ठीक है, तो एक ये, फिर हमारे पास नेक्स्ट ये कीवी है, उसके बाद ये कीवी है, ये तीन ही है। ठीक है जी, ये हम एवरेज निकाल लेते हैं ऑफ कीवी। नहीं, फिर उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी ना, कि अभी तो हमारे पास ये छोटा सा ही डेटा सेट है, तो हम मैनुअली क्लिक कर रहे हैं। अगर बड़ा डेटा सेट आ गया तो फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कितना डेटा क्लिक करते जाएंगे। तो उसका भी आगे फंक्शन फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, बेसिक्स आएंगे तो उसका एडवांस सीख पाएंगे हम। हाँ जी, बताइए जी, क्या पूछ रहे थे आप? हो गया? हम्म। हाँ, बेसिकली वो सारे सेल्स को काउंट करता है। देखो, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि कितने टोटल फ्रूट्स जो है वो परचेज हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल को 2 बार खरीदा गया, वो एक ही बार कंसीडर हो, नहीं खरीदा तो वो 2 बार गया है ना। तो काउंट जो है वो बेसिकली उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर डेटा प्रेजेंट है। ठीक है जी, वो रिपीटेड वैल्यूज नहीं देखेगा। अगर रिपीटेड वैल्यूज देखनी है, यूनिक वैल्यूज देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूलाज होते हैं। जो काउंट और काउंट ए है ना, वो बेसिकली क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डेट, कितने नंबर ऑफ रोज में डेटा प्रेजेंट है। अगर डेटा प्रेजेंट है, चाहे वो रिपीट हो रहा है चाहे वो यूनिक है, वो उसको काउंट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद मैक्स एंड मिन है। ऑफ ऑल द मंथ व्हाट इज मैक्सिमम परचेज प्राइस। तो मैक्सिमम के केस में भी हमें क्या कर देना है, सभी की रेंजेस पास कर देनी है। ये तीनों रेंजेस पास करें, तो ये देखो मैक्सिमम परचेज प्राइस हमारा कितना था। अगर हम मैनुअली चेक करें तो इट वाज 12.85, तो रिजल्ट में आ गया 12.85। अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट इन मार्च एंड फेब कंबाइंड देखना था, तो इस बार रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास करी जाएगी मार्च एंड फेब की। ठीक है, फिर मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट ऑन Amazon परचेजेस, तो अब सिर्फ Amazon वाले क्लिक। देखो, मैनुअली एक एक सिलेक्ट करके कॉमा लगाने की बजाय ना, हम कंट्रोल प्लस क्लिक से लगातार ये सिलेक्ट कर सकते हैं Amazon वाले। क्लिक। सिमिलरली मिन भी हो जाएगा। मिनिमम के केस में भी सेम ही करना है। गुरलीन, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? समझ आ गया ना? हो गए जी, ये पिछले सारे मिन तक। ठीक है, एक छोटी सी असाइनमेंट है जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी कर लो। कहाँ पे मैक्स है? देखो, इसके ना मैक्स के आगे मैक्स इफ भी होगा, मैक्स इफ भी है ना, ये सारे करवाऊंगी, कोई बात। अभी के लिए तो हम बेस फॉर्मूलाज कर रहे हैं, जिनसे आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बनेंगे।
हो गया जितना। कर रहे हो जी असाइनमेंट। यहाँ पे ये चीज करते करते इधर समझो छोटी सी दो चार चीजें बता रही हूँ। देखो, सपोज मैं यहाँ पे ना टोटल सेल्स फाइंड कर रही हूँ। मैंने सिंपली क्या कर दिया, पूरी की पूरी रेंज पास कर दी उसमें। रेंज ही पास करी है हमने राइट, कि जब यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाया, तो ये सम फॉर्मूला को लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सेल अमाउंट वाली पूरी रेंज पास कर रही है। ठीक है जी। अब एक के लिए था तो हमने क्या कर दिया, इसको रेंज को पास कर दिया, है ना। अब सपोज ये रेंज मुझे बार बार चाहिए, अगर बार बार अपने उसके अंदर चाहिए, किसी फॉर्मूला में, किसी फंक्शन में, बहुत जगह हमको इस रेंज की जरूरत है, तो हमारे पास ना एक ऑप्शन आता है, इधर नेम मैनेजर के अंदर ही देखो, ये डिफाइन नेम का आता है। अरे यार, नेम मैनेजर के ये डिफाइंड नेम्स के अंदर देखो, हमारे पास ना ऑप्शन आता है डिफाइन नेम का। इस इसकी हेल्प से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, रेंजेस को नेम्स दे सकते हैं। ठीक है जी, कि मैंने यहाँ पे ये रेंज जो है, ये रेंज सिलेक्ट करी, अब मैं इस रेंज को एक नाम दे रही हूँ। जब मैंने, एक मिनट यार दो मुझे, देखो जी नेम्ड रेंजेस क्या होते हैं।
अगर ना हमें किसी रेंज की बार बार जरूरत है, अब अगर मैं एक प्रॉपर बड़े डेटा सेट पे काम करूंगी, उस डेटा सेट के केस में मुझे बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। स्पेशली अगर सेल से रिलेटेड डेटा है, मुझे एवरेज फाइंड करनी है तब भी सेल चाहिए, मुझे टोटल फाइंड करनी है तब भी सेल अमाउंट चाहिए, ऐसे मुझे बहुत जगह चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे। देखो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ना जो उस कॉलम का नाम होता है वो कॉलम का नाम उठा लेता है कि क्या आप इसका नाम जो है वो सेल अंडरस्कोर अमाउंट रखना चाहते हो, वो स्पेसेस वगैरह नहीं इंक्लूड करेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका स्कोप लिखा हुआ है कि स्कोप मुझे देखो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी वर्कबुक के लिए चाहिए कि उस रेंज का मैं कहीं पे भी वर्कबुक में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। एंड रेफर्स टू में क्या होता है, रेफर्स टू में होता है जो आपका पूरा का पूरा डेटा है। अब मैंने सेल अमाउंट के नाम से इसका नेम रख दिया, ओके करा। अब इसका फायदा पता क्या होगा, देखो यहाँ पे कि मैनुअली वो सिलेक्ट करने की बजाय, देखो जब मैं सेल लिख रही हूँ ना, जो मैंने नेम उसको डिफाइन करा है वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप उसको खुद से भी टाइप कर सकते हो, मैंने सेल अमाउंट लिखा, देखो सेम ही चीज होगी ना हमारे पास। अब इसका फायदा क्या हुआ कि हमें बार बार मैनुअली वहां पे जाके रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस रेंज का अब जैसे अभी तो हम बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला खुद से बनाएंगे जिसमें कुछ ऐड करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, उस केस में हमारी ये जो नेम्ड रेंज है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है जी। और इसको मैं पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ। क्लियर है जी, नेम्ड रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज एंड फॉर्म देखो, डिफाइन नेम से क्या हो जाता है कि जब हम एक रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिफाइन नेम से हम उसका नाम दे पाते हैं कि क्या नेम देना है क्या नेम नहीं देना है, ठीक है। जब आप यूज एंड फॉर्मूला पे जाते हो ना, यूज एंड फॉर्मूला के केस में यहाँ पे नीचे आपको जो आपने अपनी करंट वर्कबुक के अंदर रेंजेस बना रखे होंगे उनके नाम शो होंगे। अभी के लिए तो हमारे पास कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स अमाउंट ही है, दैट इज वाई हमें वो सेल्स अमाउंट ही शो हो रही है, ठीक है जी। एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाके यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आती है कि जो आप रेंजेस के लिए नाम रखना चाहते हो वो टॉप रो से रखने हैं, लेफ्ट कॉलम से रखने हैं, बॉटम रो से रखने हैं। तो ये हमें इतना उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेम मैनेजर के अंदर जाके आप यहाँ से जो आपकी एग्जिस्टिंग रेंजेस है इनको डिलीट कर सकते हो, इनको एडिट कर सकते हो कि सपोज कल को ज्यादा डेटा आ गया मुझे तो उसको आगे भी इंक्लूड करना है ना। तो आप एडिट कर सकते हो कि भाई मुझे ये ऐसे ऐसे एडिट करनी है। अगर आपको डिलीट करनी है आप सिंपली डिलीट पे क्लिक कर दोगे, या आपकी रेंज जो है डिलीट हो जाएगी। न्यू पे क्लिक करोगे सेम ही चीज आपके पास आ जाएगी कि आप और क्या रेंज बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है इतना सबको, रेंज किसको बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा डिफाइंड नेम्स वाला जो ग्रुप है ये क्या काम करता है, रेंजेस को बनाना, एडिट करना, डिलीट करना, फॉर्मूलाज में यूज करना, वो सारे काम के लिए यूज होता है। क्लियर है जी इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ना ये एरर भी आ रहा है, एक नेम एरर। ऐसे ना बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। वो एरर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या एरर्स आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, हर एरर का क्या मतलब होता है। पहले एक बार फॉर्मूलाज अच्छे से समझ लियो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी आपने ये बनाने थे, शॉर्टेस्ट कॉल, लॉन्गेस्ट कॉल, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये हो गया जी सबका। कौन सा नहीं हुआ, कोई समझ नहीं आया क्या, आगे समझ। मैक्सिमम फाइंड करना है। ये जो हमारे हमारे पास यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन होगी ना, टाइम टू आंसर, यही है कॉल ड्यूरेशन से नहीं, कॉन्वर्सेशन ड्यूरेशन, कॉन्वर्सेशन ड्यूरेशन का मैक्सिमम फाइंड करना है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, इधर से बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है ना, कि इधर जाके डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं वापस आ रहे हैं। तो एक और चीज हम समझते हैं, यहाँ पे ना आपके पास व्यू टैब के अंदर फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आता है। व्यू टैब में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपके पास फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आता है। अब जैसे सपोज मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दिया, इधर जाके मैं सबसे ऊपर वाला कर रही हूँ ना फ्रीज पेन्स, इसका मतलब क्या होगा कि इस सेल के ऊपर वाली सारी की सारी रोज और लेफ्ट वाले सारे के सारे कॉलम्स जो है ना वो उधर ही फ्रीज हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ये देखो, हो गया ना।
अब मैं इधर स्क्रॉल भी कर पा रही हूँ, पर क्योंकि मुझे उसके साथ साथ ये सारा डेटा इधर ही स्पेसिफिक देखना है, तो ये यहाँ पे फिक्स भी हो गया। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या काम आता है, फ्रीज पेन्स। ठीक है। आप अगर नॉर्मली पेन्स फ्रीज करना चाहते हो, जैसे मुझे लेफ्ट वाले सारे कॉलम्स ही करने हैं, लेफ्ट वाले सारे कॉलम्स फ्रीज करने हैं, तो टॉप रो पे जाके मैं कर सकती हूँ। अगर मैं मिडल में किसी सेल पे जाके फ्रीज पेन करती हूँ, तो देखो ऊपर की सारी रोज फ्रीज हो रही है, लेफ्ट के सारे कॉलम्स फ्रीज हो रहे हैं। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या करा था, टॉप रो पे आके फ्रीज करा था, क्योंकि उसके ऊपर का तो ऑब्वियसली सारा फ्रीज ही है। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रीज के ऑप्शंस आते हैं वो होता है फ्रीज टॉप रो या फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे फ्रीज करेंगे सिर्फ फर्स्ट, पर हमें तो ऐसी हमारी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना कि फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। ठीक है जी। तो दैट इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेन्स वगैरह को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, डेटा को साइड बाय साइड सारा देख सकें। क्योंकि मुझे यहाँ पे तो फॉर्मूलाज अप्लाई करने ही थे, इधर से रेंजेस चाहिए थी, पहले सारा का सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा था। ठीक है जी। तो समझ आया फ्रीज पेन क्या करता है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अगली चीज देखो जी, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो मैंने फॉर्मूलाज कराते कराते आपको दो चार चीजें और भी बता दी हैं, नेम्ड रेंजेस भी बता दिए क्या होता है, और फ्रीज अनफ्रीज पेन्स भी बता दिए क्या होता है। ये साइड बाय साइड चीजें याद रखनी है। ठीक है। अगली चीज देखो, एक हमारे पास और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है मैथ से रिलेटेड, दैट इज वैल्यू। ठीक है जी। देखो क्या होता है। तो इतना हो गया ना, ये वाली शीट सबको समझ आ गई। चलो हम पुरानी शीट में ही चलते हैं, उधर ही समझाती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है वैल्यू फॉर्मूला। देखो क्या होता है, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, सॉरी नंबर है। इस नंबर को मैंने खुद से यहाँ पे जाके इसकी डेटा टाइप जो कर दी है टेक्स्ट कर दी, या एक्सीडेंटली होगी है। अब ये वैल्यू क्या है, एक टेक्स्ट है। ठीक है जी। ये वैल्यू फॉर्मूला क्या करेगा, देखो, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर टू नंबर। एक टेक्स्ट को उठा के उसको एक्चुअली नंबर में कन्वर्ट करता है। एक जो हमारा टेक्स्ट होगा ना, उस टेक्स्ट को उठा के क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास पूरे के पूरे सेल में कहीं कहीं, ये आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे, जो हमारा नंबर डेटा होता है, मैथमेटिकल डेटा, नंबर्स बेसिकली होते हैं, उनको टेक्स्ट की तरह स्टोर किया गया होता है। पर एक टेक्स्ट के ऊपर क्योंकि हम प्रॉपरली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर में। और वैल्यू फॉर्मूला हमारा एक ऐसा होता है कि अगर, अब ऐसा, ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे खुद का नाम लिख दिया, इसको मैं वैल्यू से नंबर में कन्वर्ट करने लग जाऊं, फिर नहीं करेगा, फिर ये देगा एक वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, देन ओनली ये फॉर्मूला क्या कर सकता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। देखो नंबर में कन्वर्ट करा, हमें कैसे पता चला, राइट अलाइंड कर दिया। और जो चीजें राइट अलाइंड होती है वो क्या होती है, नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट था, पर इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना। पर ये नंबर में तभी कन्वर्ट कर पाएगा अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू एक्चुअल में एक नंबर है, बट जस्ट स्टोर्ड एज टेक्स्ट है। अगर आप टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे यूजिंग वैल्यू फॉर्मूला, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है जी। और अगर आप किसी एम्प्टी सेल पे ये वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, उस केस में ये रिटर्न करता है जीरो। तो इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना होता है। ठीक है जी। अभी के लिए सारे अच्छे से यूज केसेस समझते जाना है, नोट करते जाना है, क्योंकि जब हम डेटा क्लीनिंग करेंगे ना, सारे स्टेप्स आपने मुझे बताने हैं कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये वाले फॉर्मूला या फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी इतना? डन है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज देखो, और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताती हूँ। एक होता है डिस्टिंक्ट और एक होता है यूनिक। वो बेसिकली एक्चुअल में नंबर से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपको समझा देती हूँ। अब देखो, ये जो मेरा कॉन्टेक्ट टाइप है, इसमें बहुत सारी टाइप्स है, राइट।
रिक्वेस्ट है, कंप्लेंट है, क्वेरी है। सिमिलरली एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, पर एजेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर मुझे यूनिक एजेंट नेम्स देखने हैं, तो हमारे पास ना एक और फॉर्मूला होता है, यूनिक। इस यूनिक में मैं क्या करूंगी, मैं पूरी की पूरी रेफरेंस पास करूंगी और ये मुझे पूरी एक लिस्ट रिटर्न करके दे देगा कि जो आपने रेफरेंस पास करी है उसमें यूनिक वैल्यू कौन कौन सी है। वो रिपीटेड वैल्यू सारी इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो उसमें जो जो भी एजेंट, अगर मैं एक्चुअल में देखूं, ये वाला जो है, कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, 2500 से अब है, राइट। पर इसने क्या कर दिया, उस एजेंट हैंडल्ड वाले कॉलम में से सिर्फ और सिर्फ यूनिक नाम रिटर्न करके दे दिया। समझ आए यूनिक का यूज केस। तो अगर हमें ऐसा सा कुछ करना है, तो हम क्या, अगर सिर्फ जो अलग अलग नेम प्रेजेंट है सिर्फ उनकी लिस्ट निकालनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यूनिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी। फिर एक और फॉर्मूला आता है, वो है काउंट ब्लैंक्स। वो काउंट ब्लैंक्स फॉर्मूला हमारे पास तब यूज आता है जब हम अपने डेटा सेट में देखना चाहते हैं कि क्या कोई ब्लैंक वैल्यूज बचे हैं या नहीं बचे हैं। ठीक है जी। तो काउंट ब्लैंक होता है हमारे पास, ये मैंने काउंट ब्लैंक लगाया। इस काउंट ब्लैंक के केस में ना मैंने ये सारी रेफरेंस पास कर, पूरा जितना भी डेटा सेट था सारे पास कर दिया, क्योंकि हमारे डेटा सेट में कुछ भी ब्लैंक वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, उसने रिटर्न कर दिया 0। ये आया काउंट ब्लैंक का रिजल्ट। ठीक है जी। अगर हमारे डेटा सेट पे किसी भी कॉलम में कोई ब्लैंक सेल होता है, एम्प्टी सेल होता है, जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये 6 मैंने सिलेक्ट करे थे, 6 के 6 एम्प्टी हैं, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 6 रिटर्न कर दिया। अगर मैं ये जो पहली वाली शीट बना रही थी ऐसी, ये वाली शीट है सपोज, अब यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्लैंक है, इधर मैं लगाऊं काउंट ब्लैंक, इतनी रेफरेंस पास करी, टोटल 6 सेल्स हैं, उनमें से एक ब्लैंक है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर। क्लियर है जी। यूनिक का क्या काम होता है, वैल्यू का क्या काम होता है, काउंट ब्लैंक का क्या काम होता है। डन है इतना। ठीक है, किसी को ना समझ आया हो जो आज मैंने कराया है, किसी के कोई ऐसे से एरर्स वगैरह आ रहे हो। क्लियर है जी। ठीक है जी, बस फिर आज के लिए इतना रहेगा, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ऑन